हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे सीटेट पेपर 2016 के एसएसटी के क्वेश्चन डिस्कस। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ट्रांस ह्यूमंस रेफर्स टू, कि ट्रांस ह्यूमंस से तात्पर्य है कि इन्होंने इसका मीनिंग पूछा है कि क्या होता है, इस टर्म को इन्होंने पूछा हुआ है। ऑप्शन ए, सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल विद देयर लाइफ स्टॉक इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर, नए चारगाहों की तलाश में अपने पशुधन के साथ लोगों का मौसमी जो गति होती है, आंदोलन नहीं होगा यहाँ पर, जो मूवमेंट करते हैं ना लोग, एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं वो। या सीजनल मूवमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल, कि जो जंगली जानवरों के मौसमी जो मूवमेंट। अर्बन टू रूरल माइग्रेशन ऑफ लेबर फोर्स ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग पीरियड, कटाई अवधि के दौरान श्रम बल के ग्रामीण प्रवास के लिए शहरी, कि जो अर्बन टू रूरल माइग्रेशन, शहरों से गांवों की तरफ जो प्रवास होता है वो जब हार्वेस्टिंग पीरियड होता है। सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल फॉर देयर लिवलीहुड, कि जो लोगों की आजीविका के लिए मौसमी प्रवास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल विद देयर लाइफ स्टॉक इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ट्रांसह्यूमंस टर्म को इन्होंने समझाया हुआ है, यही होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। कि हमने ये टाइप्स ऑफ रॉक्स, हमने रॉक्स वाला एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पढ़े थे, चैप्टर भी पढ़ा हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन, मेरे को लगता है अगर आपने वो एनसीईआरटी वाली सीरीज देखी है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखते हैं जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं उसके यहाँ पर देखते हैं कौन सी है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, बसॉल्ट या ग्रेनाइट। तो इसकी जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है इसकी एग्जांपल है ग्रेनाइट, इसकी एग्जांपल ग्रेनाइट है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स ये कौन सी होती है, ये होती है बसॉल्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स है यहाँ पर सैंडस्टोन। और जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो है लाइमस्टोन। तो इसका जो सही ऑप्शन कौन सी होगी, फर्स्ट का यहाँ पर डी है। देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट का डी किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। और बी का 3 यहाँ पर भी। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का क्या है यहाँ पर बसॉल्ट है। सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या है यहाँ पर 3 का, सेडिमेंट्री रॉक्स का सैंडस्टोन है। 3 का 2 और डी का 1। तो इसके जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चिनूक अ लोकल विंड ब्लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कि जो एक चिनूक हवा है, एक स्थानीय हवा है, ये किस क्षेत्र में बहती है। प्रेरीज, सवाना, पंपास या वेल्ड्स। तो उसका जो सही उत्तर है वो है प्रेरीज। ये जो चिनूक विंड है ये यूएसए में बहती है, द प्रेरीज वहाँ पर बहती है। जो प्रेरीज में ये चिनूक जो हवाएं होती हैं वो वहाँ पर बहती हैं, स्थानीय हवा है जो कि यूएसए में बहती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, वी कौन सी वो लेयर है हमारे वायुमंडल की जिसमें रेडियो प्रसारण में मदद मिलती है, जहाँ से सिग्नल होता है जो हमारे रेडियो का वो वहाँ से मुड़कर वापस आ जाता है। ट्रोपोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। तो वो कौन सी लेयर है, वो है थर्मोस्फेयर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। थर्मोस्फेयर से ये जो रेडियो ट्रांसमिशन होता है वो वहाँ से मुड़ के आती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इज़ द राइट आंसर। और जो हमारे जहाज उड़ाने के लिए जो सही लेयर होती है वो कौन सी होती है, वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ हवाई जहाज उड़ते हैं। और जो ट्रोपोस्फेयर होती है जहाँ पर जैसे बारिश होगी, बिजली कड़कती है, ये सारी जो प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं ये कहाँ होती हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ गोल्ड रॉड, कि निम्नलिखित में से सोने के सूखे का एक किस्म है। तो इसका कौन सा है, कॉटन, नायलन, जूट या सिल्क। कपास, नायलन, जूट या सिल्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जूट। जूट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये चमकता है, ये गोल्ड की तरह होता है जूट जो होता है, इसलिए जो उसका सही उत्तर है। और जूट का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद भारत है। पर जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो कौन करता है,
वो इसको रिफाइन जो करता है वो भारत करता है, जूट का, जिसको पक्का फाइनल गुड्स बनाकर बेचता है वो करता है भारत। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू, कि जनसंख्या घनत्व क्या है? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया, कि जो एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, कि किसी विशिष्ट समय के दौरान रहने वाले लोगों की संख्या। द वे इन विच पीपल्स आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्विस, कि जिस तरह लोग पृथ्वी की सतह पर फैले हुए हैं। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट ऑफ एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, कि पृथ्वी की सतह पर एक इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या। तो जिसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये डेंसिटी क्या होती है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 386 ये भारत में 2011 के आंकड़ों के अनुसार मान लीजिए कितने रह रहे हैं लोग, 384। तो ये क्या है कि 1 किलोमीटर में इतने लोग रह रहे हैं हमारे भारत में। 1 किलोमीटर की बात की है हमारा, वैसे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो जो यहाँ पर डेंसिटी की, पॉपुलेशन डेंसिटी की जो डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट ऑफ एरिया अर्थ सर्विस, की किसी एक इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू टेक आउट मिनरल्स लाइंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि इनमें से पृथ्वी की सतह के पास पड़े खनिजों को बाहर निकालने के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है मिनरल्स को निकालने के लिए? खदान, ये खुदाई करना, ड्रिलिंग, शेफ्ट माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग। तो उसका जो सही उत्तर है वो है क्वेरिंग। ये खुदाई से, इसी से ही जो मिनरल्स होते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं, खदान करना, क्वेरिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बास्केट वेविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जो बास्केट बुनाई है, जो बास्केट की बुनाई करते हैं, ये कौन से उद्योगों में आएगा? ये कौन से प्रकार का उद्योग होता है? स्मॉल स्केल, छोटा पैमाना, जॉइंट सेक्टर संयुक्त क्षेत्र, लार्ज स्केल बड़े पैमाने पर, या कोऑपरेटिव सेक्टर सहकारी क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्मॉल सेक्टर। इसे हम स्मॉल स्केल, और इसे कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है ना, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज भी कहता है, जिसे हम कुटील उद्योग कहते हैं, जिसमें छोटे मोटे जैसे कि बास्केट्स हो गई या कुछ और बुनाई का काम हो गया, छोटे मोटे काम हो गए, ये सभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। इसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, थोड़े से पैसों में ये हो जाता है। ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें लेबर की ज़्यादा यूज़ की जाती है, मशीनों का इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। इसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इसे बास्केट वेविंग इन्होंने वही तो पूछा है कि किसकी एग्जाम्पल है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की एग्जाम्पल है, छोटे पैमाने का उद्योग। क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोनार्की इज अनकरेक्ट, कि राजशाही के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें ये देखना होगा कि हमारे जो भारत में है वो क्या मोनार्की है? तो हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। इन्होंने मोनार्की की बात की है, ये क्या है मोनार्की? इन अ मोनार्की पीपल कैन नॉट क्वेश्चन द डिसीजन टेकन बाय द मोनार्क, कि जो राजशाही में जो लोग हैं सम्राट द्वारा लिए गए फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते। ऑप्शन नंबर बी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद द मोनार्क, कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केवल सम्राट के पास होती है, ठीक है, केवल सम्राट के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी, द मोनार्क डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन द डिसीजन टेकन बाय हिम और हर, कि सम्राट को उसके द्वारा लिए गए निर्णयों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती, कि जो भी उन्होंने डिसीजन ले लिया वो उनको भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन द डिसीजन टेकन बाय, कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। अगर हमने ये नोटबंदी की या समझ लीजिए उस देश में, तो उनको ये जवाब नहीं देना पड़ेगा क्यों की हमने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द मोनार्क, कि एक राजशाही में लोग सम्राट द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में सवाल उठा सकते हैं। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे तो आपको ये बात तो पता लग रही है कि ऑप्शन नंबर जो डी और ए है ये आपस में एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है, तो इनका जो आंसर होगा वो भी एक ही होगा। तो जो मोनार्की में जो इसका जो सही आंसर है वो है पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन टेकन बाय द मोनार्क, कि जो भी एक राजशाही में लोग क्या कर सकते हैं, उनके निर्णयों के बारे में सवाल उठा सकते हैं। पर मोनार्क में ऐसा नहीं होता। ये बात जो होती है ये डेमोक्रेसी में होती है, लोकतंत्र में होती है, कि हम सरकार से पूछते हैं, हिसाब मांगते हैं,
कि आपने ये काम किया, कितना काम किया, या आपने काम कैसे किया, कितने पैसे लगे, ये सारा काम हम लोकतंत्र में कहते हैं। तो इसका जो ऑपोजिट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो तीनों बातें कही गई हैं ऊपर, ये सभी किसके फीचर्स हैं? ये मोनार्की के फीचर हैं, राजशाही के फीचर हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कृष्णा राजा सागर डैम कंस्ट्रक्टेड? कि जो कृष्णा राजा सागर डैम है ये कौन सी रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है? क्या गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कावेरी। जो कृष्ण राजा सागर डैम है वो कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड एन इक्वल शेयर इन द डिसीज्ड फादर प्रॉपर्टी टू? कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन नियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान हिस्सेदारी प्रदान करता है। किस किस को ये करता है? वाइफ सन डॉटर, पति पत्नी और बेटी, वाइफ सन्स ब्रदर, पति पत्नी, पति बेटा और भाई, वाइफ डॉटर एंड सिस्टर्स की पति बेटी और बहनें, डॉटर सन्स एंड ब्रदर की बेटी बेटा और भाई। तो उसका जो सही उत्तर है वो है वाइफ सन एंड डॉटर। वाइफ सन एंड डॉटर इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। हु अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर coined the phrase unity in diversity to describe the Indian nation state? कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश गढ़ा? तो देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो उसका जो सही उत्तर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भारत की खोज एक किताब भी लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत की खोज किताब, आपसे ये भी पूछा जा सकता है भारत की खोज जो किताब थी किसने लिखी थी? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। इन्होंने इसमें भी बताया था यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, कि हमारे देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, जाति के लोग हैं, अलग अलग पहरावा पहनने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर फिर भी हमें एकता दिखाई देती है। हमारे देश में विविधता में एकता है, हमारे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट द फंक्शन ऑफ जनपद पंचायत एंड चूज द करेक्ट आंसर। कि जनपद पंचायत के बारे में हमने देखना है, पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन से दो जो ऑप्शन है सही है। द जनपद पंचायत मेक डेवलपमेंट प्लान एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो जनपद पंचायत होती हैं वो डेवलपमेंट प्लान, विकास के काम करती हैं जिला के स्तर पर। द जनपद पंचायत हेल्प जिला परिषद टू रेगुलेट मनी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग ग्राम पंचायत। जो जनपद पंचायत होती हैं वो जिला परिषद की हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। किसमें मदद करती हैं? रेगुलेट मनी टू डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ग्राम पंचायत। की ग्राम पंचायत में पैसा बांटने में मदद करती हैं। तो ये जो दोनों बातें हैं ये गलत हैं, ये यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं होती। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, देखते हैं किसमें फॉल्स है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार जनपद पंचायत के कार्यों के बारे में निम्नलिखित दो कथनों में से बताना था। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकासात्मक योजनाएं बनाती है। जनपद पंचायत जिला परिषद का ग्राम पंचायतों के बीच धन वितरण को विनियमित करने में मदद करती है। तो उसका जो सही उत्तर कौन सा था? ए और बी दोनों क्या हैं? झूठ हैं। ए और बी दोनों झूठे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। कि हमने बताना है कि जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा सही है। थ्रू द आरटीआई एक्ट अ सिटीजन कैन गेट इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। कि जो आरटीआई एक्ट के तहत हम कोई भी जो नागरिक है, सिटीजन है, वो क्या कर सकता है? जानकारी ले सकता है। कौन सी जानकारी? वर्किंग ऑफ डिपार्टमेंट, के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, सिर्फ सरकारी गवर्नमेंट के बारे में कोई भी जानकारी जो है आम नागरिक वो ले सकता है। टू गेट इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अ सिटीजन हैज़ टू फर्स्ट टाइल अ पिटीशन इन एनी कोर्ट ऑफ एनी लेवल। कि अगर हमें किसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर हम ये कर रहे हैं, तो ये जो नागरिक है हैज़ टू फर्स्ट टाइल, उसको एक पिटीशन दायर करनी पड़ेगी किसी भी कोर्ट में, किसी भी लेवल के कोर्ट में। तो इसका जो दोनों उत्तर हैं ये दोनों ही गलत हैं, ऐसा नहीं होता। इसका जो फिर कौन सा उत्तर जो सही हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर फॉल्स।
ऐसी बात नहीं होती। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आरटीआई एसटी के माध्यम से एक नागरिक केवल केंद्र सरकार के विभागों के काम के संबंधी में जानकारी प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी स्तर की किसी भी अदालत में याचिका दायर करनी होगी। तो क्या है, दोनों गलत हैं, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज राइटर ऑफ द स्टोरी सुल्ताना's ड्रीम। तो हमने ये बताना है कि जो एक किताब थी, स्टोरी कहानी थी सुल्ताना ड्रीम, सुल्तान का सपना, कहानी का लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? मुमताज़ अली, वसुंधरा देवी, पंडिता रामाबाई, रुकैया शेखावत हुसैन। तो उसका जो सही उत्तर है रुकैया शेखावत हुसैन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक गुलामगिरी। ये जो गुलामगिरी नाम की किताब थी उसे किन्होंने लिखा था? ज्योतिराव फुले, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ए.वी. रामासामी पेरियार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जो गुलामगिरी किताब किसने लिखी थी? गुलामगिरी जो किताब लिखी थी वो ज्योतिराव फुले ने लिखी थी, ज्योतिराव फुले ने ये किताब लिखी थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी अपीलेट सिस्टम मीन्स, कि जो भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में जो अपीलीय प्रणाली है उसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, द डिसीजन मेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट आर बाइंडिंग टू द लोअर कोर्ट्स, कि जो भी डिसीजन हायर कोर्ट्स के द्वारा लिए जाते हैं वो किस पर बाध्य होते हैं? लोअर कोर्ट्स पर बाध्य होते हैं, कि जो डिसीजन हायर कोर्ट्स ने ले लिया वो लोअर जो कोर्ट होंगे उन्हें मानना पड़ेगा। वन कैन मूव टू हायर कोर्ट इफ़ वन फील्स दैट जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट, कि अगर किसी को लगता है कि मुझे भी जो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे तसल्ली नहीं हुई है जो कि लोअर कोर्ट ने दी है, तो मैं अब हायर कोर्ट में जाना चाहता हूँ। कि अगर हायर कोर्ट, मैं अगर किसी लोकल अदालत में या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुझे अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिली तो मैं हाई कोर्ट में जा सकता हूँ, हाई कोर्ट में अपील कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, दैट वन कैन प्लेड वंस केस इन द कोर्ट विदाउट हैविंग अ डिग्री इन लॉ, कि जो कानून में डिग्री के बिना अदालत में एक के मामले की पैरवी कर सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का अलगाव, की जो शक्तियों का बंटवारा है इन तीनों में, उसे हम कहते हैं जो क्या है? अपीलेट सिस्टम है। तो जिसका जो सही आंसर है वो है वन कैन मूव टू अ हायर कोर्ट इफ़ वन फील दैट द जुडिशरी ऑफ द लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट, कि कोई उच्च न्यायालय में जा सकता है यदि उसे लगता है कि निचली अदालत का जो निर्णय है वो न्याय संगत नहीं है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस डिसीजन से, सरकार के कोर्ट के जज से, तो मैं हायर कोर्ट में जा सकता हूँ। तो जिसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट रेफर्स टू, कि जो राज्य के कार्यकारी अंग को संदर्भित करता है वो कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा कथन है जो ये बात को सेटिस्फाई करता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, कि वो ग्रुप ऑफ उन लोगों का समूह होता है जो कानून लागू करने के लिए या सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, तो एग्जीक्यूटिव कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस। तो ये कौन होते हैं वैसे? ये तो जुडिशरी का पार्ट है। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एक्सरसाइजिंग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये देश में प्रत्येक नागरिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो ये तो वैसे ही हमें मिला हुआ है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में, कि जिससे हमारे भारत में जिसकी भी उम्र 18 साल से या 18 है तो वो किसी को भी वोट डाल सकता है, उसे बस भारत का नागरिक होना चाहिए। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, की निर्वाचित प्रतिनिधियों को। तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अ ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये लोगों का समूह होता है कि जो सरकार चलाने में मदद करता है, ठीक है, कानूनों को लागू करने में और सरकार चलाने में मदद करता है। इसे हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं हिंदी में। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर, कि जो आर्टिकल 22 है वो क्या इंश्योर करता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। राइट टू एजुकेशन, कि शिक्षा का अधिकार। राइट नॉट टू इल ट्रीटेड ड्यूरिंग द अरेस्ट और वाइल इन कस्टडी, कि गिरफ्तार होने के दौरान या हिरासत में रहने के दौरान बीमार होने का अधिकार। यहाँ पर ये नहीं है बीमार नहीं होगा, कि यहाँ पर उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इल ट्रीटेड ड्यूरिंग द अरेस्ट और वाइल इन द कस्टडी, की जब भी कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, उसके साथ मारपीट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। और ये शिक्षा का अधिकार कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 21A में दिया हुआ है। ठीक है। और ये गिरफ्तारी के दौरान ये आर्टिकल 22 में है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आर्टिकल 22 में ये दिया हुआ है कि अगर आपको हिरासत में लिया गया है तो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता। और इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता होता है? तो इसका जो कौन सा होगा आंसर होगा? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? ये रूलिंग पार्टी का लोकसभा में कौन होता है? लीडर होता है ये। ठीक है। प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ABC ऑन द नेचर ऑफ सोशल साइंस एट द अपर प्राइमरी स्टेज। इन्होंने क्या कहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की प्रकृति पर कथनों ABC पर विचार करें। यह उनके वातावरण में लोगों का अध्ययन है, यह लोगों के बीच संबंधों और उनके अन्योन्यता श्रेयता का अध्ययन है, यह अतीत और वर्तमान से इसके संबंध का अध्ययन है, या उपरोक्त कथनों में से सभी उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसका जो सही उत्तर कौन सा होगा? इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल इन देयर एनवायरनमेंट, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन अमंग द पीपल एंड देयर इंटरडिपेंडेंस, इट इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट एंड इट्स रिलेशन टू द प्रेजेंट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस फ्रॉम द अब स्टेटमेंट। जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, तीनों ही होंगे। हमें जो लग रहा है कि तीनों इंपॉर्टेंट है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो तीनों लाइंस लिखी हुई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मेन काम होता है सोशल साइंस का अपर प्राइमरी लेवल तक का, वो ये इनकी यही नेचर होती है। ठीक है। ये भी और ये भी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपका सेशन देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।